अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वाइटलाइज्ड एजुकेशनल हब 2026 और इसके ज़ेरे एहतमाम इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ और इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ में आज का हमारा अहम लेक्चर है फ़र्स्ट ईयर इंग्लिश का। और जनाब ये फ़र्स्ट ईयर इंग्लिश का हम करेंगे एक अदद गेस्ट पेपर या मॉडल पेपर सॉल्व। अच्छा, अब आपको मैं ये बताता चलूँ कि मैं ये मॉडल पेपर कैसे सॉल्व करूँगा। ज़ाहिर है इंटरेक्टिव तरीके से करूँगा जैसा कि मैं अपने लेक्चर्स में करता हूँ। और अब ये सारे मेरे जो लेक्चर्स होंगे ये ऑन स्क्रीन लेक्चर्स होंगे जनाब। ऑन स्क्रीन लेक्चर्स में ये होता है कि आपके साथ मैं बाकायदा तौर पर पेजेस भी शेयर करता हूँ, लाइव रिकॉर्डिंग्स, इसके अलावा आपको इंशाअल्लाह ताला सॉल्यूशंस टाइप करके और हर तरीके से जितना मुमकिन हुआ आपको इंशाअल्लाह ताला समझाने की सिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। दूसरी बात यह कि ये जो हम गेस्ट पेपर या मॉडल पेपर ज़ाहिर हल करेंगे, इसमें हम ज़ाहिर सेक्शन वाइज चलेंगे। ए सेक्शन यानी MCQs, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह ताला B पर जाएंगे, फिर आगे ऑब्वियसली C और वो। तो अब मामला ये है कि ये जो फर्स्ट ईयर का मैं ग्रामर वाला सेक्शन कर रहा हूँ, इसमें मैं स्पेसिफिकली ये बताना चाहता हूँ कि ये सेकंड ईयर वालों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि जाहिर है फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर इसमें ग्रामर तो बहरहाल इन्वॉल्व है और ये तकरीबन सारे के सारे जो MCQs हैं ये ग्रामर बेस्ड हैं। इसके लिए आपको सेकंड ईयर वाले भी तैयारी कर सकते हैं, फर्स्ट ईयर वाले के लिए तो है ही। तो ये ज़ाहिर है दोनों जो क्लासेस हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। सेकंड ईयर वाले भी इसको देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, इस पर अपना काम कर सकते हैं। इससे उनके जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है और इसके अलावा जो डिफरेंट उनके ज़ाहिर है एस्पेक्ट्स होते हैं ग्रामर के, वो इंशाअल्लाह ताला इम्प्रूव हो जाएंगे। अच्छा, इस पहले लेक्चर में मैं सिर्फ और सिर्फ आपको 3 MCQs करवाऊंगा। 3 MCQs क्यों करवाऊंगा? उसकी वजह यह है जनाब कि हम MCQs की ऑप्शंस को बहुत डिटेल के साथ इंशाल्लाह करेंगे। करेक्ट ऑप्शन के साथ साथ जो इररेलेवेंट ऑप्शंस हैं उनको भी सीखेंगे। सबसे पहले हम अपने पहले MCQ की तरफ चलते हैं। हम अपना सेक्शन A स्टार्ट करें विच इज़ MCQs। इसमें 20 मार्क्स के 20 आपको MCQs मिलते हैं और इसका आपको जो टाइम होता है वो 25 मिनट्स का होता है। लेकिन मैं जाहिर है कि 15 से 20 मिनट के इस लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ 3 MCQs करवाऊं ताकि इन डिटेल और इन डेप्थ आपको समझाया जाए। क्योंकि SLO है और SLO में ये थोड़ा ही है कि यही सवाल आना है, बदल कर किसी भी तरह से आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। सो जनाब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल, I found dash empty tin by dash roadside just now. Use appropriate articles from the given options to complete the sentence. So पहला ये है कि जनाब इसमें आपको 2 ब्लैंक्स दी गई हैं और नीचे आपको ABCD ये जो 4 ऑप्शंस हैं इसके अंदर 2-2 का सेट दिया गया, यानी एक सेट है हर एक के अंदर और आपने उस सेट की तरतीब से करना है। यानी कि अगर आप सेट की तरतीब से चलेंगे, मिसाल के तौर पर आपको A में नज़र आ रहा है N और D, तो अगर इस सेट की तरतीब से चलेंगे तो पहले ब्लैंक में N आएगा, दूसरे में D आएगा। अब आई एम श्योर आपको समझ आ गई। अगर आप B वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं एज अ करेक्ट वन, तो फिर आपको D और N का, यानी कि इसमें आप देख लें उल्टा है, यानी उसमें N और D है और इसमें D और N है, तो फिर इसमें पहले ब्लैंक में D आएगा और फिर N आएगा। मतलब आप इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन आप इसका इंटरचेंज नहीं कर सकते क्योंकि अगर आप अपनी मर्जी से करेंगे, आप फर्ज करें कि आप B पर टिक कर देते हैं, लेकिन आप बाद में ये कह सकते हैं नहीं जी पहले वाले में N था दूसरे में D था, तो इसमें भी N और D है, बस वो आगे पीछे लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको उन्होंने ऑर्डर के साथ चारों दिए, एक में A और D है तो एक में D और A है, तो ये जाहिर है आप इसमें से वही ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे जो तरतीब से आएगी। तो पहले तो मैं करेक्ट आपको बता देता हूँ। करेक्ट वाली ऑप्शन इसमें A है। A इसलिए है क्योंकि देखिए आई फाउंड एन एम्प्टी, क्योंकि ये एक वावल साउंड है एम्प्टी का। ये वैसे भी वावल, इसके साथ लेटर भी वावल ही है, AEIOU वाला, तो E वावल है, तो वावल से पहले N आ जाता है, तो हम डेफिनेटली फिर A को ही सिलेक्ट करेंगे क्योंकि इसमें पहला जो आर्टिकल नजर आ रहा है ना आपको वो N है। B में भी पहला N नहीं है, D में भी नहीं है, C में भी नहीं है, सो डेफिनेटली A ही करेक्ट है। उसके बाद D है तो D आपको पता है रोड साइड के साथ लग जाएगा, ये कॉन्सोनेंट साउंड है। सो आई फाउंड एन एम्प्टी टिन बाय द रोड साइड जस्ट नाउ, तो ये यहाँ तक ये जुमला कंप्लीट हो जाता है। तो ये N और D वाला लगेगा, बाकी D और N ऑब्वियसली नहीं लग सकता क्योंकि ये अगर तो द रोड साइड और फिर होता तो फिर हो सकता था, और A वाला आर्टिकल वहाँ लगता है जहाँ कुछ चीज़ काउंट हो रही हो। अब यहाँ पे N और A का वही मामला होता है। अब यहाँ पे चूंकि अगर होता ना आई फाउंड अ बॉक्स, यानी यहाँ पे सिर्फ बॉक्स होता जो कि कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा होता, एम्प्टी ना लिखा होता, या यूं होता आई फाउंड 10, तो फिर यहाँ पर होता आई फाउंड आ 10, तो फिर आप ये A और D वाला सेलेक्ट करते हैं, यानी D वाला ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर एम्प्टी की जगह सिंपल होता 10 या बॉक्स होता या कोई और वर्ड होता, वट एवर, आई हैवी बॉक्स,
हैवी बॉक्स लिखा होता यानी बहुत भारी बॉक्स, तो फिर भी आ यूज़ कर सकते थे। आई फाउंड आ हैवी बॉक्स बाय द रोड साइड, तो फिर ए और दी वाला लगना था यानी डी वाला, लेकिन चूंकि यहाँ वावल है, एन है, तो फिर इसलिए आप एन वाला आर्टिकल पहले यूज़ करेंगे, फिर डेफिनेटली आपको पता है आगे दी वाला आ जाएगा, और इसके अलावा किसी और में एन है भी नहीं, तो फिर आपके पास बड़ी आसान चॉइस है कि आपने ए वाला सेलेक्ट करना है। बाकी भी यकीनन आपको चारों ये में से तीनों जो है वो समझ आ गए हैं। दूसरे एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। द फॉरेस्ट, अच्छा ये मुझे लगा है कि इसमें वाकई ये वाला मुश्किल इन्होंने दिया द फॉरेस्ट वाला, और ये मैं आपको वजह भी बताऊंगा कि क्यों है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें डेफिनेटली कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा वर्ड इन्होंने दे दिया और ऐसा क्वेश्चन इन्होंने कर दिया जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। मैं भी बताता हूँ कि क्यों है। द फॉरेस्ट इज़ होम टू मैनी एनिमल्स, ये जुमला यहाँ तक है सिर्फ, कि जो जंगल है ना, द फॉरेस्ट जंगल, इट इज़ होम टू मैनी एनिमल्स, यानी कि द फॉरेस्ट इज़ होम टू मैनी एनिमल्स का मतलब हुआ कि जनाब जो जंगल है वो बहुत सारे जानवरों का घर है। अब फॉरेस्ट को आपने देखा अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है, इसका मतलब है कि इसके ऊपर स्ट्रेस है, इसको प्रोमिनेंट किया गया है। सवाल इसके हवाले से ये कि द अंडरलाइन वर्ड, ज़ाहिर जो फॉरेस्ट है, इन द सेंटेंस इज आ या एन, ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है, सिंगुलर है, कोलेक्टिव है या प्रॉपर है। अब इसको देखें, आपने बड़ा तरीके से समझना है कि ये क्या चीज़ है। देखिए पहली बात तो ये कि फॉरेस्ट, आप पहले सोचिए आपके जहन में फॉरेस्ट से क्या आता है, ये किस किस्म का नाउन हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली नाउन तो है ये, और ये चारों नाउन की कैटेगरीज है, कलेक्टिव, प्रॉपर, ये सारे नाउन है। ऑब्वियसली ये किसी चीज़ का नाम है, ठीक है, तो जब ये नाम है तो ये नाउन है, ये तो कंफर्म हो गया जनाब। लेकिन अब ये पहले देखें कि ये एफ छोटा लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कॉमन है, ये कॉमन नाउन है, क्योंकि डेफिनेटली कोई ख़ास जंगल का नाम नहीं लिखा हुआ, अमेजॉन फॉरेस्ट नहीं लिखा हुआ। अगर किसी ख़ास जंगल का नाम लिखा होता ना, सुंदरबन फॉरेस्ट हो गया जो बांग्लादेश के पास है, तो फिर तो कोई नाम होता किसी फॉरेस्ट का, फिर होता ये जनाब प्रॉपर नाउन। तो इसका मतलब जनाब ये हुआ कि ये जो डी ऑप्शन है ये नहीं है, तो ये डी को मैंने एक्सक्लूड कर दिया जनाब, ये प्रॉपर नाउन नहीं है। वैसे भी इसकी एक और भी पहचान होती है प्रॉपर की, कि आपका ये प्रॉपर नाउन चाहे पहले आए चाहे सेंटेंस के बीच में आए, उसका पहला लेटर कैपिटल होता है। तो ये फॉरेस्ट का वैसे ही एफ छोटा है, कैपिटल नहीं है, तो इसलिए भी ये प्रॉपर की कैटेगरी में फॉल इन नहीं करता। सो ये डेफिनेटली समझ आ गई हमें कि ये प्रॉपर नहीं है। सो आई एम श्योर आपको समझ आ गई। प्रॉपर नाउन हो सकता है जैसे होली कुरान, जैसा किसी कंट्री का नाम पाकिस्तान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसी तरीके से कोई और चीज़ किसी इदारे का नाम हो सकता है, जैसे कि रेड क्रिसेंट कह लें आप, यूनाइटेड नेशंस कह लें। तो इन सब के नामों का जो पहला कैरेक्टर है वो कैपिटल होता है, और वो जाहिर है इसलिए वो प्रॉपर कहलाता है। तो ये फॉरेस्ट प्रॉपर ना हुआ। अगर फॉरेस्ट का नाम लिखा होता फिर प्रॉपर होता, तो प्रॉपर की कैटेगरी तो हमने एक्सक्लूड कर दी। अब हमारे पास 3 रह गई। अब हम देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्या है। एब्स्ट्रैक्ट में क्या आता है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में मैं आपको यकीनन बताऊंगा, क्योंकि जाहिर है हमने वो सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या चीज़ है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जनाब वो नाउन होता है, इज द नाउन दैट कैन नॉट बी, नंबर 1, टच नहीं हो सकता। अब देखें पहली बात तो ये है, अगर आप इसकी तरफ जाएं, ये जो है फॉरेस्ट या ये पेपर कोई चीज़ आपको नज़र आ रही है, क्या आप इसे देख सकते हैं? टच तो नहीं कर सकते, देख तो सकते हैं ना, टच नहीं कर सकते, देख भी नहीं सकते। सो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में नहीं आता, क्योंकि फॉरेस्ट को आप देख सकते हैं, फॉरेस्ट में मौजूद दरख्तों को आप छू सकते हैं, इसमें मौजूद जानवरों को भी फिजिकली छू सकते हैं। सो ये एब्स्ट्रैक्ट की कैटेगरी में नहीं आता। एब्स्ट्रैक्ट की कैटेगरी वो होती है नाउन की जो हमारे हवासे खमसा, यानी जो 5 हमारी सेंसेस होती है उनके साथ वो बिल्कुल भी फॉल इन ना करे। एक टच होता है, एक सीन होता है, एक फील होता है, इसके अलावा स्मेल होता है, इसके अलावा हियर होता है, सुनना आवाज़ के तौर पर। तो ये 5 कैटेगरीज में ये फॉल इन नहीं करता। सो जनाब ये आपका जो फॉरेस्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या चीज़ आ जाती है ये भी आपको मैं बता देता हूँ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाता है जनाब जैसे कि जॉय आ जाता है, खुशी। अब देखिए ये खुशी जो है ना, ये खुशी एक फीलिंग है ना आपकी, तो ये आप देख तो नहीं सकते ना, या मतलब सिर्फ इसको फील कर सकते हैं।
अब यहाँ पे ये फील का लफ्ज आ रहा है, ये फील वो वाली फील नहीं है कि एहसास किसी चीज़ का, बल्कि फील का मतलब होता है किसी चीज़ को छू कर महसूस करना। मिसाल के तौर पे जैसे ठंडा गिलास है, आप उसे पकड़ते हैं तो आपको फील होता है कि ये ठंडक है। तो ठंडक एक ऐसी चीज़ है जो कि डेफिनेटली आप फील तो कर रहे हैं। इसका गर्माइश है, जैसे कोई चीज़ गर्म है तो आप जैसे ही उसको पकड़ते हैं तो आपको फील हो जाता है कि ये गर्म है, आप उसे टच भी कर रहे हैं और आप उसे फील भी कर रहे हैं। ये चीज़ें आप दोनों में से कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक हो गया जनाब। तो ये चीज़ आ गई इस कैटेगरी में, हैप्पी आ गया। फिर उसके बाद और बहुत सारी कैटेगरीज आपकी फॉल इन कर जाती हैं, जैसे कि लव, हेट, फिर इसी तरीके से एंगर, गुस्सा। तो ये सब चीज़ें जो है ना एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाती है। फॉरेस्ट नहीं आ सकता, ये एक फिजिकल वजूद है किसी चीज़ का, सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी नहीं रहा। अब रह गया सिंगुलर और कोलेक्टिव जनाब। चलें, अब इसमें जो है ना बड़ा आसान हो गया हमारे लिए फैसला करना कि आया ये कोलेक्टिव है या कि सिंगुलर है। तो अब मैं आपको इनमें से एक बता देता हूँ, फिर दूसरा खुद ही माइनस हो जाएगा। ये जनाब कोलेक्टिव नाउन है। अब ये सिंगुलर कभी भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता जनाब? क्योंकि जो फॉरेस्ट है ना ये एक कोलेक्टिव नाउन है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा दरख्त आ जाते हैं जनाब, पौधे आ जाते हैं, प्लांट्स आ जाते हैं, प्लांटेशन। सो इस वजह से उसके कम्बिनेशन को फॉरेस्ट कहते हैं, यानी कि इसको कहते हैं कोलेक्टिव नाउन। तो कोलेक्टिव का मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह का होता है कोलेक्टिव नाउन। कोलेक्टिव नाउन वो होता है विच इज कोलेक्शन, यानी विच इज अ कोलेक्शन ऑफ मैनी थिंग्स या मैनी लाइक थिंग्स, एक जैसी। अब मतलब ये नहीं होता कि इधर उधर से चीज़ें इकट्ठी करके तो कोई कलेक्टिव नाउन बना दें। किसी ख़ास मौजू से मुतालिक कोई एक जैसी चीज़ें हो तो उनका जो कलेक्टिव होता है ना या कलेक्शन, वो कलेक्टिव नाउन होता है। जैसे आपको पता है कि सोल्जर्स, बहुत सारे सोल्जर्स इकट्ठे हो तो वो क्या बना देते हैं? आर्मी। अब यकीनन समझ गए होंगे आर्मी कलेक्टिव नाउन है। इसी तरह जनाब आपको ये पता होगा कि शिप्स या एरोप्लेन्स या एयरप्लेन कह लें, तो ये मिलके बनाते हैं फ्लीट, फ्लीट ऑफ शिप्स या फ्लीट ऑफ प्लेन्स। तो इसी तरीके से ट्रीज या आप कह लें प्लांट्स, बहुत ज़्यादा यानी लाखों करोड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में जो पौधे होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, और जड़ी बूटियाँ उसमें होती हैं, घास होती है, दरख्त होते हैं और हर तरह के, तो वो सब मिलके बनाते हैं जंगल यानी फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट में चूँकि ये कलेक्टिवली सारी चीज़ें होती हैं इसलिए इसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन। वेयर सिंगुलर ये नहीं है। सिंगुलर नाउन आम सा होता है। जैसे मिसाल के तौर पर अब सिंगुलर नाउन तो मेरा ख्याल है आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चूँकि ये हमारे एजेंडा का हिस्सा है तो इसलिए मैं सिंगुलर नाउन आपको इंशाल्लाह क्लियर करूँगा। जैसे मिसाल के तौर पर बुक, ये सिंगुलर नाउन है। ठीक हो गया जनाब। इसी तरह कंप्यूटर है, उसका माउस है, कीबोर्ड है। इसी तरह अदनान है, ये भी सिंगुलर है। अदनान दो तो नहीं है ना, एक है ना, मतलब अब ये प्रॉपर भी है, बल्कि हाँ ये प्रॉपर नाउन भी है क्योंकि ये मेरा नाम है स्पेसिफिक पर्सन का, तो उसका कैपिटल हो जाएगा पहला लेटर, लेकिन ये सिंगुलर भी है। इसी तरह पाकिस्तान, अब ये मुल्क का नाम है और सिंगुलर है। एक मुल्क है पूरी दुनिया में जिसका नाम पाकिस्तान है, एक मुल्क है जिसका नाम इंडिया है, एक मुल्क है जिसका नाम यूएसए है और किसी मुल्क का नहीं है। तो ये सारे सिंगुलर नाउन है जो सिर्फ और सिर्फ वन एंटिटी में आपके पास होते हैं, तो उसे सिंगुलर नाउन कहते हैं। तो ये बहरहाल जो फॉरेस्ट था ये आता है कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में। आई एम श्योर आपको ये समझ आ गया है। अब हम चलते हैं जी अपने थर्ड एमसीक्यू की तरफ। यकीनन अब आपको समझ आ रही है कि हम इन डिटेल चल रहे हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं हर एमसीक्यू के ऊपर, लेकिन ज़रा हमने हर चीज़ को समझना है। हमने खाली ये नहीं देखना जी बस ये इसका ये करेक्ट आंसर है, ऐसा नहीं होता, बल्कि जो नहीं है उनको भी समझना है ताकि अगर वो एग्जाम में आए तो उनको भी हम समझ सकें। तीसरा, ईच ऑफ द स्टूडेंट डिड देयर होमवर्क। ये बस जुमला छोटा सा कि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स डिड देयर होमवर्क। स्टूडेंट में से हर एक ने अपना होमवर्क कर लिया, बल्कि किया, ये पास्ट टेंस है, डिड देयर होमवर्क, किया। सो हर स्टूडेंट ने, हर तालिब इल्म ने अपना होमवर्क मुकम्मल किया या किया। तो वो कह रहे हैं विच टाइप ऑफ प्रोनाउन द वर्ड देयर। ये देयर यहाँ पे है कि देयर यानी उन्होंने अपना। तो ये जो देयर है ना ये किस किस्म का प्रोनाउन है जी? डेमोन्स्ट्रेटिव है, इनडेफिनेट है, इंटेंसिव है, रेसिप्रोकल है, ये क्या है? पहले तो प्रोनाउन समझ लेते हैं क्या होता है, फिर इंशाल्लाह बाकी चीज़ों को देखते हैं। देखिए जी प्रोनाउन बड़ा आसान है।
प्रोनाउन क्या होता है? ये आपका यूज होता है इन प्लेस ऑफ अ नाउन, इन प्लेस ऑफ अ नाउन, यानी नाउन की जगह। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं जी माई नेम इज अदनान, बल्कि ये ठीक रहेगा, माई नेम इज अदनान एंड आई एम अ टीचर। अब आप ये देखें कि अदनान जो है ना वो तो हो गया एक नाउन, एक प्रॉपर नाउन, एक नाउन यूज हुआ है। तो हम जो है ना आई एम या आई एम, या अगर इसको कॉन्ट्रैक्टेड करना चाहें तो ये आप इसको कॉन्ट्रैक्शन में भी ला सकते हैं, इस तरह भी। तो आई एम अ टीचर, तो ये जो चीज़ होती है ना ये मुझे ही कह रही है कि मैं एक उस्ताद हूँ। तो मैं का जो लफ्ज़ है ना वो प्रोनाउन हो गया। इसी तरीके से जैसे हम कहते हैं मिस्टर शकील लिव्स इन सऊदी अरेबिया and he works as a mechanic there, वो वहाँ एक मैकेनिक के तौर पे काम करता है। अब आप ये देखें कि ये जो मिस्टर शकील है ना ये एक नाउन है, एक प्रॉपर नाउन है कि एक बंदे का नाम है, उसका मैं बता रहा हूँ और उसके बारे में बता रहा हूँ। वो सऊदी अरेबिया में रहता है। सऊदी अरेबिया भी एक वो हो गया, क्या नाम है, नाउन हो गया जी, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर नाउन है, किसी जगह का नाम है। अब आप देखिएगा कि इसमें बेसिकली ये जुमले मैंने दो नाउन यूज़ किए हैं, एक मिस्टर शकील और एक सऊदी अरेबिया। अब आगे देखिए, एंड ही वर्क्स, और आप ये देखें कि जो ही है ना ये आपका प्रोनाउन आ गया, क्योंकि ये आपका इन प्लेस ऑफ नाउन यूज हो रहा है। यानी कि मिस्टर शकील को दोबारा रिपीट करने की बजाय, उस रेपिटिशन से बचने की बजाय मैंने ही का लफ्ज लगा दिया कि वो काम करता है एज अ मैकेनिक, वो वहां पर एक मैकेनिक के तौर पे काम करता है वहां, देयर। तो ये जो देयर है ना ये सऊदी अरेबिया के लिए आ गया। कि अब अगर मैं ये लिखता, देखें यही वाला जुमला मैं इस तरह लिखता, फर्ज करें बगैर प्रोनाउन के, तो ये ऐसे हो जाता। देखिएगा अभी आप, मिस्टर शकील लिव्स इन सऊदी अरेबिया एंड मिस्टर शकील वर्क्स एज अ मैकेनिक इन सऊदी अरेबिया। अब आप देखें जुमला कितना अजीब सा हो गया कि मिस्टर शकील लिव्स इन सऊदी अरेबिया एंड मिस्टर शकील वर्क्स एज अ मैकेनिक इन सऊदी अरेबिया। अब हर बार मुझे जो है ना मुझे जगह का भी नाम लेना पड़ेगा। भाई एक बार मैंने जगह का नाम ले दिया, अब मैं दोबारा उसकी जगह पे उसका प्रोनाउन यूज करूंगा देयर, तो वो लोग समझ जाएंगे कि भाई वो उधर, उधर से मुराद क्या है कि वो इधर काम कर रहा है, यानी ये जगह का नाम मैं ऊपर दे चुका हूँ। तो लिहाजा जब मैं लिखूंगा ना कि वो एक मैकेनिक के तौर पे वहाँ काम करता है, तो वहाँ का मतलब वही होगा भाई सऊदी अरेबिया की बात हो रही है। इसी तरह मिस्टर शकील मिस्टर शकील मिस्टर शकील बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, अगली बार मैं लिख दूंगा ही, तो इसका मतलब वही होगा ये इसी के बारे में बात हो रही है। तो इसको कहते हैं प्रोनाउन, ठीक है ना। प्रोनाउन जो होता है वो नाउन की जगह काम करता है। तो ये आई एम श्योर आपको समझ आ गई है, बहुत सारे बच्चों को ये आता भी है, लेकिन ज़रा थोड़ा सा इसको चलाना अच्छा होता है। अब हम देखते हैं कि देयर वाला जो प्रोनाउन है ना इनमें से किस कैटेगरी में फॉल करता है। पहली चीज़ आती है डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव में आपका जो है ये फॉल इन करता है या नहीं करता। देखें डेमोन्स्ट्रेटिव जो होता है ना वो किस तरह का होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव होता है मिसाल के तौर पर डेमोन्स्ट्रेट करने वाला, इसमें दिस दैट और दीज और दोज आ जाता है, मोस्टली इस तरह के आते हैं। मैं आपको इस तरह समझा देता हूं, जैसे कि दिस और दीज, ठीक है। इसी तरह दैट, दोज, इसका मतलब ये होता है कि ये जो होता है ना ये नियर बाय चीजों के लिए होता है। आई एम श्योर आपको समझ आ गई है कि ये क्या चीज है। और इसी तरीके से अब ये जो होता है ना ये फार ऑफ चीजों के लिए होता है। दूसरी चीज दूर जो होती है, जैसे कि दैट कार, वो वाली गाड़ी, दोज पीपल, दोज बॉयज, या अगर मेरे पास मेरे करीब कोई होंगे, मेरे दाएं बाएं कोई होंगे, तो मैं कहूंगा दीज बॉयज, ये वाले लड़के, या दीज टेबल्स, ये वाले मेज, दीज चेयर्स, ये वाली कुर्सियां। तो ये नियर बाय चीजों के लिए। तो ये दिस और दीज और दैट और दोज ये सारे डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। सो आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन तो यहां तक समझ आ गया, लेकिन ये होता है कि जनाब ये वाला इस कैटेगरी में फॉल नहीं करता, यानी कि ये जो आपका देयर है ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव में फॉल नहीं कर रहा मेरे ख्याल के मुताबिक। बहुत सारे लोग शायद ये कहेंगे, अभी मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, लेकिन वो इसके एंड पे ही बताऊंगा, तीसरे वाले के। डेमोन्स्ट्रेटिव में नहीं आ रहा भाई। अब आगे चलते हैं बी में, इंटेंसिव। इंटेंसिव वाले में बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि इंटेंसिव का क्या मसला है मैं बता देता हूँ। इंटेंसिव प्रोनाउन जो होता है
उसमें जो एंड होता है ना, एंड ऑफ द प्रोनाउन, वो होता है सेल्फ और सेल्व्स, यानी कि माई सेल्फ, सॉरी माई सेल्फ, योर सेल्फ, या देम सेल्व्स। आई एम श्योर आपको समझ आ गई है कि सेल्फ या सेल्व्स, यानी सिंगुलर के लिए सेल्फ है, ज्यादा सारे लोगों के लिए सेल्व्स हो गया। जैसे कि मैं इसका इस तरह कह सकता हूं, आई डिड दिस बाय माई सेल्फ, ये काम मैंने अकेले नहीं किया है, बाय माई सेल्फ मैंने किया है। अच्छा, डू इट बाय योर सेल्फ, इसे खुद करो, ये इंटेंसिव है। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। देमसेल्व्स, ये सारे इंटेंसिव हैं, तो सेल्फ और सेल्व्स आना चाहिए एंड के ऊपर, ये देख सकते हैं आप। मेरे मुताबिक इसमें देयर जो है वो इस कैटेगरी में फॉल नहीं करता। आगे चलते हैं इनडेफिनेट की तरफ। अब ये इनडेफिनेट कैटेगरी क्या आ गई जनाब? इनडेफिनेट कैटेगरी ये कि जो डेफिनेट नहीं है, मतलब क्या हुआ, जो कि मैं भी बता देता हूँ, FINIT। इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या चीज़ है? इनडेफिनेट प्रोनाउन वो है कि जो डेफिनेट नहीं है, यकीनी नहीं है, यानी कि जो है इन विच नो नाउन इज नोन। कोई भी नाउन हमें नहीं पता होता कि कौन है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं नो बॉडी, एनी बॉडी, इसी तरह समवन, समबॉडी, एनीबॉडी, बहुत सारे वर्ड होते हैं। अब ये जितने भी आप देख लें, ये इनडेफिनेट आपको नजर आ रहे हैं, इनमें से कोई भी जानने वाला बंदा नहीं होता। जैसे मैं कहता हूं कि नो बॉडी वॉज देयर, अब मैं जुमले भी बना देता हूं, नो बॉडी वॉज देयर, वहां कोई नहीं था। अब मैं ये बात नहीं कर रहा कि वहां पे अली नहीं था, वहां पे अदनान नहीं था, वहां पे कोई शाहिद नहीं था, असद नहीं था, ऐसा कोई वर्ड नहीं मैं बोल रहा। मैं सिंपल कह रहा हूं नो बॉडी वॉज देयर, वहां कोई नहीं था। अब यह नो बॉडी में बद नामालूम आ गया जो भी था, एनी बॉडी। सो एनीबॉडी होम, अक्सर हम पूछते हैं कोई घर पर है। अब मैं ये नहीं स्पेसिफिकली पूछा कि अदनान साहब घर पर आप हैं, नहीं, मैं कह रहा हूँ एनीबॉडी होम, घर पर कोई है। ये किसी के बारे में भी हो सकता है, ये भी अननोन है, लिहाजा ये भी आपका इनडेफिनेट हो गया। समवन, समवन केम एंड हेल्प्ड हर, कोई आया और उसने उसकी हेल्प की, तो ये समवन केम, मतलब मैं उसको नहीं जानता, बस मुझे ये पता है कोई आया और उसने उसकी हेल्प की। कोई बंदा, कोई बंदी, कोई भी आया, तो समवन भी वही लग गया नामालूम के लिए। इसी तरह आगे आ गया समबॉडी, तो समबॉडी भी उसी तरह, एनीबॉडी भी उसी तरह, यानी ये सब के सब इनडेफिनेट आ जाते हैं। सो आई एम श्योर आपको ये भी क्लियर हो गया है। सो जनाब, ये देयर जो है ये आपका इनडेफिनेट की कैटेगरी में भी फॉल नहीं करता। अब हम आते हैं रेसिप्रोकल की तरफ, और रेसिप्रोकल को भी समझा देता हूं कि क्या चीज है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन ये होता है कि जहां पर आप इन विच वी आर टॉकिंग अबाउट टू और मोर नाउन्स, यानी कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन वो होता है कि जिसमें हम दो या दो से ज्यादा नाउन्स के बारे में बात करें और उनके हवाले से कोई ऐसा प्रोनाउन लगाया जाए। क्योंकि देखिए आमतौर पे हम ये, जैसे मिस्टर शकील की बात हो रही थी, उसके लिए ही आ गया, कोई लड़की होगी उसके लिए शी आ जाएगा, कुछ ज्यादा सारे लोग होंगे तो उनके लिए वो देम आ जाएगा। लेकिन अगर दो या दो से ज्यादा लोगों के बारे में बात हो रही है और उसके लिए हम देम नहीं लगाना चाहते बल्कि अलग कैटेगरीज बताना चाहते हैं, तो फिर हम उसके लिए क्या यूज करेंगे? उसके लिए हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज करेंगे। वो कैसे होगा? जैसे हम कहते हैं ईच अदर, वन अनदर। अब आप ये कहेंगे कि जी ज्यादा सारे लोगों के लिए हम देम भी यूज करते हैं, कि जैसे दे आर प्लेइंग क्रिकेट, मगर दे जो है ना वो रेसिप्रोकल में नहीं आ रहा है, क्योंकि दे का मतलब तो एक पूरी टीम आ गया, वो हमें समझ आ रही है, बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं। लेकिन ईच अदर या वन अनदर जो है ना, ये बाकायदा तौर पर इनके आपस में कोलैबोरेशन को जाहिर करता है, इसलिए इसको रेसिप्रोकल कहा जाता है। मैथमेटिक्स में तो रेसिप्रोकल का आपको पता ही है, जैसे कि मुस्लिम्स एम्ब्रेस ईच अदर ऑन ईद, यानी मुस्लिम्स ईद पर एक दूसरे के गले मिलते हैं।
ठीक है, तो आई एम श्योर आपको समझ आ रही है। एम्ब्रेस वन अनदर भी आप कह सकते हैं, वन अनदर ऑन ईद। सो ये आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। अब मज़े की बात यह है कि ये जो इन्होंने देयर वाला दिया है ना, ये इसमें से किसी कैटेगरी में फॉल इन नहीं हो रहा। अब अगर ना हो रहा तो फिर आप क्या करेंगे? अब आप ये तो नहीं लिख सकते कि जनाब आपने ये सवाल गलत लिखा हुआ है, क्योंकि इस किस्म की गलतियां तो मैं निकालता हूँ। सो अब इसमें मसला ये आ रहा है कि जनाब आपका ये वाला सवाल जो है ना जी, ये तो गलत हो गया, तीसरे वाला। अब आप वहाँ क्या करेंगे? आपका भी कोई मामला इस तरह का होना चाहिए कि जनाब अब आप ये तो नहीं कर सकते कि ये क्रॉस लगा दें। सो आपने ये करना है जनाब कि आपने डेमोस्ट्रेटिव के ऊपर टिक कर देना है, यानी कि एक जस्ट जिसको हम कहते हैं तुक्का लगाना। क्यों? क्योंकि देयर का मतलब यही हो गया कि ये डेमोस्ट्रेटिव में आ गया कि उनका, हालांकि ये डेमोस्ट्रेटिव की कैटेगरी में फॉल इन नहीं करा, लेकिन नियर बाई हम ले जा सकते हैं, क्योंकि डेमोस्ट्रेटिव का अभी मैंने आपको बताया है कि जनाब वो दिस और दैट में आ सकता है, ये और वो, और फिर दिस के साथ दैट भी आ गया हमारा, दीज भी आ गया, तो फिर दोज भी आ गया, तो फिर देयर और देम भी आ सकता है। ऐसा ही है ना? तो फिर इसलिए हम इसको डेमोस्ट्रेटिव को हम नियर बाय कर सकते हैं कि जनाब ये किसी हद तक हम इस कैटेगरी को टिक लगा सकते हैं। लेकिन मैंने आपको ये चारों इसीलिए समझाए हैं कि ये इनमें से किसी कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहा टेक्निकली, लेकिन फिर भी चूंकि आपके पास अब चारों ऑप्शन गलत है, कोई एक तो टिक करना ही करना है, तो फिर आप वो वाली ऑप्शन को टिक करेंगे जो इससे ज़्यादा करीब तर आपको महसूस हो रही है। तो ये तरीक़ेकार होते हैं इस तरह के काम करने के लिए। बसा औकात MCQs या क्वेश्चन बनाने में भी गलतियाँ हो जाती हैं टीचर से, या जो पेपर बना रहे होते हैं। सो फिर आपका काम ये होता है कि आप कोई नियर बाई चीज़ देखें। इसके लिए आपकी ज़ाहिर है इसमें महारत होना ज़रूरी है, आपको नो हाउ होनी चाहिए अच्छे तरीके से, फिर आप अच्छे तरीके से उस चीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। सो आई एम श्योर आपको इस लेक्चर में ये तमाम चीज़ें अच्छे से समझ आ गई हैं। अब इसमें किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन या कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम मज़ीद MCQs पर काम करेंगे। जज़ाकल्लाह।